हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताएंगे। इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, इसके बाद फिर ओम्स लॉ, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में सीरीज और पैरेलल, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब उसी क्रम में जो अब लास्ट टॉपिक आपका बच रहा है उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा के द्वारा क्या ऊष्मीय प्रभाव होता है, इसका अध्ययन करना है। इसके बाद हीट को कैसे हम, जो हीट प्रोड्यूस होती है, कैसे उसको हम न्यूमेरिकली कैसे हम उसको पता कर सकते हैं, इसके बारे में हम सीखेंगे। और इसके बाद एक लास्ट हेडिंग के रूप में इलेक्ट्रिक पावर, जो कि आपकी ये लास्ट के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम आपको आज बताएंगे। सबसे पहले आते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब किसी कंडक्टर में करंट पास कराया जाए तो करंट को पास कराने में करंट के पास होने के लिए, यानी उसका जो कंडक्टर है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस के कारण यानी कि करंट में एक तरह से कुछ ना कुछ अवरोध भी उत्पन्न करता है। तो करंट को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए जिस भी निश्चित समय तक के लिए करंट उसमें प्रवाहित हो रहा है, रेगुलर यानी करंट फ्लो होता रहे, इसके लिए उसमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा उस सोर्स से जहां से करंट हम ला रहे हैं। तो इस प्रकार से करंट को लगातार प्रवाहित करने के लिए उसमें जो वर्क डन किया जाएगा, वह वर्क डन उसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस और जो चार्ज हम ला रहे हैं उसके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये चीज हमने पोटेंशियल डिफरेंस में फार्मूले के तौर पर V इज इक्वल टू W/Q ये हमने पढ़ रखा था पिछले वीडियोस में। अब हम इसी पर बेस्ड अगर बात करें, हम अगर वर्क डन की बात करें तो वर्क डन विल बी इक्वल टू V इंटू Q, अर्थात किसी भी कंडक्टर में कितना काम किया गया उसका वर्क डन अगर पता करना है तो वह उसके पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब बात आती है कि यहां पर V और Q के टर्म्स में अब हम बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं Q। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q/T होता है। अगर हम Q को डिफाइन करें तो Q इज इक्वल टू I इंटू T, इसे हम एक वैल्यू मान लें Q के टर्म्स में। और इसी तरह से V की वैल्यू के लिए फ्रॉम ओम्स लॉ इस तरह से ओम के नियम अनुसार V की वैल्यू I इंटू R के बराबर होती है। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर Q और V की वैल्यू को पुट कर दें तो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड पुटिंग वैल्यू ऑफ Q एंड V इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। अब अगर हम इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं देन वी विल गेट W इज इक्वल टू I इंटू R, ये हमारा V के लिए आया है, और Q के लिए I इंटू T। इस प्रकार अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देन वी विल गेट I स्क्वायर RT, दैट इज W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। अर्थात हम ये कह सकते हैं उस चालक में जो काम हुआ वह एक तरह से I स्क्वायर RT के बराबर है। और इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एक तरह से किसी भी कंडक्टर में प्रवाहित धारा, उसके प्रतिरोध
और समय को लेकर के जो गणना किया गया वह W = I² RT के पदों में है, जिसमें यह हमें बतलाता है कि जो वर्क डन है उस कंडक्टर में वह उसके करंट के फ्लो के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा यह बतलाता है जो भी वर्क डन हुआ उसका रेजिस्टेंस के टर्म्स में यह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम के भी रिस्पेक्ट में यह उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बराबर होता है। इसी को हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो इस प्रकार किसी भी कंडक्टर में जो हीटिंग इफेक्ट है वह इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा उसकी गणना हम इस सूत्र के द्वारा कर सकते हैं। हीटिंग इफेक्ट के रूप में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि आज के इस दैनिक जीवन में हमारे आसपास की जो चीजें हैं, या हमें ज्यादा से ज्यादा अगर देखें, हम किसी न किसी रूप में उसका उपयोग हम हीटिंग इफेक्ट के रूप में इलेक्ट्रिक करंट का करते ही हैं। चाहे वह विद्युत ऊष्मक के रूप में हो, चाहे एक तरह से वो आयरन के रूप में हो, या और किसी अन्य रूप में इलेक्ट्रिक बल्ब के रूप में हो, तो यह सभी एक तरह से कहीं ना कहीं यह इसी पर ही आधारित है। तो यह था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को लेकर के जो गणना आपको बताई है। इसके बाद फिर हम आते हैं अगले दूसरे इसी से जुड़े हुए दूसरे इसके टॉपिक पर। यह था हमारा वर्क डन को लेकर के अभी जो मैंने इससे पहले बताया। इसी के बारे में जो अभी मैंने बताया उसी के आधार पर, चूंकि हम हीट की बात कर रहे हैं तो हीट को हम H से डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार यह जो है आपका यही फार्मूला W जो है एक तरह से I² RT वह एक तरह से उस कंडक्टर में उत्पन्न हुई ऊष्मा को भी परिभाषित करता है, जिसे हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। इसके अगर हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करें तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में इसमें पहला आता है इलेक्ट्रिक बल्ब, और दूसरे इलेक्ट्रिक फ्यूज। इस तरह से बहुत सारी चीजों के बारे में आपको दिया गया है, लेकिन इसमें से हम कुछ जो मुख्य चीजें हैं उनके बारे में आपको बता रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब एक तरह से कांच का बना हुआ खोखला गोला जिसमें से वायु को निकाल दिया जाता है, और उसमें एक फिलामेंट के रूप में टंगस्टन यूज किया जाता है। टंगस्टन फिलामेंट का यूज करने का सबसे बड़ा कारण यह होता है कि उसका गलनांक बहुत ही उच्च होता है, लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस प्रकार जब उसमें करंट को प्रवाहित किया जाता है बल्ब में, तो वह एक तरह से करंट टंगस्टन तक जब पहुंचता है तो वह बहुत तेजी से ग्लो करता है, चमकता है, और उसका टेम्परेचर जब वो चमकता है उस समय उसका टेम्परेचर लगभग 1700 से 1900 के आसपास का रहता है। उस टेम्परेचर पर वह इतना ग्लो करता है कि उसी से हमें प्रकाश के रूप में एक तरह से जो इलेक्ट्रिक करंट है वह हमें प्रकाशीय ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है। तो इस बल्ब में एक चीज और भी है, आज के समय में तो हम CFL और LED बल्ब यूज करते हैं, लेकिन जो पुराने बल्ब हैं अभी भी उनमें यह बल्ब बहुत ही पहले के बल्बों में बहुत ही इम्पोर्टेंट एक तरह से आवश्यक दैनिक सामग्रियों में यह चीज़ जानी जाती थी, और अभी भी ऐसा नहीं है, यह देखने को मिलता भी है। इसमें कभी कभी प्रश्न के रूप में ये पूछ लिया जाता है कि इसमें निर्वात ही क्यों रखा जाता है, या अगर निर्वात नहीं है तो क्या हम किसी प्रकार की गैसों का भी प्रयोग करते हैं? अगर वो गैसें प्रयोग करते हैं तो कौन सी गैसें होती हैं? तो निर्वात में रखने का जो सबसे बड़ा कारण ये है
कि उसका जो तंतु है, फिलामेंट है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो सके, ऑक्सीडाइज ना हो पाए। ऑक्सीजन के प्रभाव से वह अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो वह आपका तंतु भी नुकसान हो जाएगा। जो बल्ब जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वह आपका कार्य नहीं करेगा। और दूसरी चीज, अगर हम उसमें गैस के रूप में अगर हम प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर हम उसमें अगर अच्छे बल्ब की बात करें तो अच्छे बल्ब में हम जैसे निष्क्रिय गैसों के रूप में नाइट्रोजन या आर्गन को उसमें हम फिल करते हैं। इससे उस बल्ब में यानी ऑक्सीडेशन भी नहीं हो पाता और जो बल्ब की जो दक्षता है वह भी उसकी बढ़ जाती है। तो बल्ब की दक्षता को बढ़ाने के लिए उसमें इनर्ट गैसेस के रूप में भी प्रयोग में लाया जाता है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं अगर हम इलेक्ट्रिक फ्यूज की, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज आज के समय में हर जगह है और यह हमें एक तरह से देखा जाए तो हमारे पूरे घर की जो वायरिंग है उसको बचाने में बहुत उपयोगी होता है। घर की वायरिंग को बचाने में उपयोगी किस कारण से होता है? जैसे अचानक एकदम से तेज वोल्टेज का आ जाना, करंट की मात्रा का बढ़ जाना, या फिर उसके अलावा एक साथ आपके घरों में जितने भी हाई रेटिंग पावर रेटिंग वाले अप्लायंसेज हैं उनका एक साथ प्रयोग करना, वो भी एक तरह से शॉर्ट सर्किट को खतरा कर देते हैं। तो इन सब कारणों से बचाव के लिए या फिर जो आपके वायरिंग में जो तार होते हैं, दोनों तारों का ऊपर का अगर इंसुलेशन वायर का जो कवर है अगर वह छीण हो गया है तो दोनों तार आपस में अगर संपर्क में आ जाते हैं तो शॉर्ट सर्किट का खतरा बढ़ जाता है। तो इन सब से बचाव के लिए ही इलेक्ट्रिक फ्यूज का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो एक तरह से देखा जाए तो हमारे घर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए साथ ही साथ जो हमारा घरेलू परिपथ है उसका बिना नुकसान किए वह उसको बचाता है। इसमें जो वायर यूज किया जाता है एक बहुत ही पतला वायर यूज किया जाता है। पतले वायर के यूज होने के पीछे का जो कारण है वह ये है कि जब अचानक अगर मान बढ़ जाता है एकदम से करंट का, तो उस स्थिति में क्या करता है, वह जो वायर होता है वह पिघल जाता है हीट पा करके, और हीट के वजह से तार के पिघलने के कारण जो करंट सप्लाई है वो वहीं पर ब्रेक कर देता है। इस वजह से हमारा जो वायरिंग है वह पूरी तरह से उसकी वजह से सेफ्टी हो रहती है उसकी, या वह सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से इसके प्रैक्टिकल अप्लायंसेज में ये आपके दो जो महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं वह मैंने आपको समझाए हैं। इसके बाद फिर अगली हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर एक तरह से आपका यानी कि जो सामर्थ्य है, वैद्युत सामर्थ्य जिसको बोलते हैं, वह किसी भी परिपथ में प्रति सेकंड उसका जो काम करने का जो दर है, क्षमता है, वही उसकी सामर्थ्य के रूप में जाना जाता है। अगर पावर रेटिंग में हम देखते हैं किसी बल्ब के ऊपर या इलेक्ट्रिक अप्लायंस के ऊपर अगर 60 वाट लिखा है तो इसका मतलब यहां पर 60 वाट अर्थात इसकी रेटिंग को शो कर रहा है। वर्क डन यानी जो उसका है वह 60 जूल पर सेकंड के टर्म्स में है। इसी क्रम में अगर हम इसकी W और T की यूनिट्स को अगर हम थोड़ा सा इसमें वर्क डन को लेकर के चेंज कर दें, हम जानते हैं W इज इक्वल टू VIT होता है। तो इस प्रकार से अगर हम P की वैल्यू को अगर हम देखें तो यहां पर यह VIT अपॉन T होने से यानी कि अब इसका जो फॉर्मूला हमें मिला वह V इंटू I के बराबर होता है। अर्थात उस इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का जो पावर है उसके पोटेंशियल डिफरेंस और उसके जो करंट है उसके फ्लो, उसमें होने वाले फ्लो ऑफ करंट के प्रोडक्ट के बराबर है। P इज इक्वल टू VI। इसी को
अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कंजम्पशन के टर्म्स में लें कि किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कंजम्पशन किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, तो उसके टर्म में इसकी वैल्यू कुछ इस प्रकार से हम निकालेंगे। इसको सर रोक लीजिए। इसी फार्मूले को थोड़ा सा और अगर कन्वर्ट करते हैं तो हम जानते हैं चूंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, इस वैल्यू को अगर V की जगह हम पुट कर दें तो हमें P इज इक्वल टू V की जगह पर आई आर इंटू आई दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये हमारा एक फार्मूला ये भी हो गया, ये भी पावर से ही रिलेटेड है। दूसरा, इसमें अगर हम I को कन्वर्ट कर ले ओम्स लॉ से तो हम जानते हैं V इज इक्वल टू आई आर या I इज इक्वल टू V बाई आर, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू I के टर्म्स में इसको पुट करेंगे तो V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर, तो एक वैल्यू आपकी R की कट जाने पर ये V स्क्वायर अपॉन आर ये आपको प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपके पावर को लेकर के किसी भी अप्लायंस का जो वर्क डन है पर सेकेंड के अकॉर्डिंग वह क्या उसकी दक्षता है काम करने की, वह उसकी पावर के रूप में जानी जाती है। और इसके जो रिलेटेड जो इससे फार्मूले हैं वह V इंटू आई या आई स्क्वायर आर या V स्क्वायर अपॉन आर के टर्म्स में भी हम उसको मेजर कर सकते हैं। इसके बाद इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन को लेकर के मैंने कहा था कि आपको कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी का पता अगर लगाना है तो उसे कैसे आप पता लगाते हैं। तो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पता लगाने के लिए हम इसमें जो इसकी यूनिट होती है वह होती है किलोवाट आवर। किलोवाट आवर यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो एक तरह से VIT, और ये हमारा VI यानी कि P इंटू टी, और अपॉन में अगर हम इसको 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो यह आपका किलोवाट आवर जो हमारा आता है, यानी कि 1000 से डिवाइड करने का अर्थ वाट को किलोवाट में चेंज करने के लिए है, और टाइम जो सेकंड है उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंजम्पशन के रूप में अगर मेजर करते हैं, जिसका कि बोर्ड ऑफ यूनिट के टर्म्स में जो इकाई है वह बोर्ड ऑफ यूनिट के टर्म्स में शॉर्ट फॉर्म में इसको हम यूनिट के रूप में ही जानते हैं, जो कि kWh के रूप में लिखी होती है। आपने घरों में देखा होगा जो आपके घरेलू मीटर हैं उनकी जो रीडिंग आती है वो kWh के पदों में ही मापी जाती है, और वह जो यूनिट होती है मतलब वह जो इकाई होती है उसको हम यूनिट के रूप में भी जानते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग जो हमारा घरेलू बिजली खपत है उसको हम जो भी मूल्य दर दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग उसकी हम गणना भी करते हैं। न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में हम आपको इसके सभी फार्मूलों का उपयोग करना भी सिखाएंगे, लेकिन जो आपका मेन फार्मूला है उसको हम आपको बता रहे हैं। इसमें 1 किलोवाट आवर को जूल के टर्म्स में अगर हम डिनोट करना चाहें तो यहां पर 1 किलोवाट को अगर हम देखें तो 1000 वाट इंटू 1 आवर यानी कि 3600 सेकेंड्स, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इतना आपका आया। वाट को हम जूल पर सेकेंड भी कहते हैं। इस प्रकार से सेकेंड कैंसिल हो जाने पर इसको हम शॉर्ट में अगर 10 टू पावर में डिनोट करें तो यहाँ पर 3 to 5 तो जीरोज हैं और 1 प्लेस और, तो इसका मतलब 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल के टर्म्स में हम डिनोट भी कर सकते हैं। अगर हमें किसी बड़ी इकाई को 1 किलोवाट आवर को जूल के टर्म्स में डिनोट करना है
तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, चूंकि 1 जो आपका किलोवाट है वह जूल के टर्म्स में तो हो गया। एक चीज यहां पर और भी, जो कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आपने बड़ी इकाई को छोटी इकाई में कन्वर्ट करना सीखा। इसके अलावा भी कुछ छोटी और भी इकाइयां हैं बड़ी इकाइयों के रूप में, जैसे कि आपका 1 किलोवाट, ये हम जानते हैं ये हमारा 10⁻³ वाट के टर्म्स में मेजर किया जाएगा, या न्यूमेरिकल में कहीं पर अगर ये टर्म आएगा तो उसको वॉट में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ हम यूज करेंगे। इसी प्रकार से 1 मेगावाट के लिए जो टर्म यूज होता है वो 10⁻6 वाट के बराबर होता है। तो इस प्रकार से इनका यूज ये सभी आपके न्यूमेरिकल टॉपिक्स में या टर्म्स में ही आपके प्रयोग में आने हैं। मेन आपके जो फार्मूले हैं वो मैंने आपको जो बताए उससे संबंधित आपका यह पूरा का पूरा टॉपिक मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जितने भी टॉपिक्स थे, मेन सभी टॉपिक्स पर मैंने जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैंने वो सारे टॉपिक आपके क्लियर किए हैं। और न्यूमेरिकल्स के टर्म्स में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल को लेकर के भी क्वेश्चंस कराए थे। अब उसी पर और जो दूसरे प्रकार के प्रश्न हैं और जो दूसरे जो अन्य फार्मूले मैंने जो बाद में बताए हैं उनसे संबंधित हम जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको हम अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। धन्यवाद।